हेलो बैंकर्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, आज की मुलाकात में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे मैकमिलन की समरी पर बातचीत कर रहे हैं। समरी का मतलब ये है कि जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें जो समरी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मॉड्यूल ए पर अभी हम लोगों की चर्चा हो रही है और मॉड्यूल ए पर हम लोगों ने 3 यूनिट पर ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। यूनिट 1, 2 और 3 पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। आज यूनिट 4 होने वाला है और यूनिट 4 जो आपका है वो क्या है, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडिया। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पीएसएल लेंडिंग जिसको कहा जाता है, और दूसरा एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का क्या रोल है भारत की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट पे, इस पर हम लोगों की बातचीत होनी है। मैंने हमेशा ये चाहा है और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि समरी के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ समरी में पॉइंट्स ना पढ़े जाएं, बल्कि समरी के थ्रू मैं 10-15 मिनट जो भी हम आपके साथ समरी में डिस्कशन करेंगे वो पूरी यूनिट आपको मैं रिवाइज कर दूं। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बात है उस तक मैं आपको पहुंचा दूं, वो बात आप तक पहुंच जानी चाहिए ना। क्योंकि समरी है इसलिए हम लोग समरी के लिहाज से ही बातचीत करेंगे, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि इसमें पूरी बातचीत मैं आपसे कर लूं, एक पूरा टॉपिक आपका ये रिवाइज हो जाए। मतलब अगर ये आप 15-20 मिनट का वीडियो देखें तो आपको पूरा टेक्स्ट बुक में वो पूरा यूनिट पढ़ने की आवश्यकता ना हो। कोशिश मेरी ये होगी। आइए बातचीत करते हैं क्या है इस समरी में। तो आज यूनिट 4 पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यूनिट 4 आपके लिए क्या है, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडिया, है ना। तो क्या है प्रायोरिटी सेक्टर का रोल और एमएसएमई का रोल भारत के अंदर। अभी आपको पता है कि सितंबर 2020 में आरबीआई ने नई गाइडलाइंस दी हैं, क्लियर है। एमएसएमई के लिए नई गाइडलाइंस आई हुई हैं, जिसमें जो उनका लिमिट था उसको बदल दिया गया, उसको परिवर्तित कर दिया गया। माइक्रो के लिए अलग है, स्मॉल के लिए अलग है और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अलग है। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी फिक्स की गई है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए, जो रूरल बैंक्स हैं उनके लिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके लिए, और जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है और ऐसे बैंक जिसकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा भारत के अंदर है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातचीत है। तो देख लेते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई आर अमंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो एमएसएमई सेक्टर आपका, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है भैया आपकी इकोनॉमी के अंदर, वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्लियर है। तो एमएसएमई सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, आपकी पूरी इस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब एमएसएमई किसको कहा जाएगा, है ना, एमएसएमई का क्या मतलब है। देखिए एमएसएमई के लिए जो नई परिभाषा आई है, आपको एमएसएमई की वेबसाइट पर भी ये परिभाषा मिल जाएगी। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो नई परिभाषा दी है वो क्या है, देखिए वो परिभाषा दी गई है इक्विपमेंट के आधार पर, यानी जो इक्विपमेंट पर आपका इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर, और आपके टर्नओवर के आधार पर, एनुअल टर्नओवर के आधार पर। क्लियर है। क्या होना चाहिए, यदि किसी भी इंटरप्राइज का, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी भी इंटरप्राइज का जो इक्विपमेंट और मशीनरी पर जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 1 करोड़ तक का है, और जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का है, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कही जाती है। क्लियर है। अब किसी भी इंटरप्राइज का यदि इक्विपमेंट और मशीनरी पर जो एक्सपेंडिचर है वो 10 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएगा। और अगर किसी भी इंटरप्राइज का मशीनरी और इक्विपमेंट पर जो एक्सपेंडिचर है वो 50 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर यदि 250 करोड़ है, 250 करोड़ तक का है, तो वो कहलाता है मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये परिभाषा आपको उनके एनुअल टर्नओवर और मशीन और इक्विपमेंट पर जो मैंने आपसे चर्चा की है वो आपको समझना है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कितना है भैया, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कितना, 1 करोड़ और 5 करोड़ है। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कितना है, 1 करोड़ और सॉरी 10 करोड़ और 50 करोड़ है। और जब हम उसकी बात करते हैं स्मॉल के बाद, हम जब मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो उसके लिए 50 करोड़ और 250 करोड़ है। उम्मीद है ये जो आप लोगों के लिए मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा ना, ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट रफली 45% ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है भारत के अंदर उसमें 45% का कंट्रीब्यूशन अकेले एमएसएमई सेक्टर का है। मोर देन 40% ऑफ एक्सपोर्ट एंड मोर देन 28% ऑफ जीडीपी, है ना। टोटल जीडीपी में 28% से ज्यादा और टोटल एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा। क्लियर है। लगभग 120 मिलियन लोग एमएसएमई सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयड है, वहां पर उसको रोजगार मिल रहा है। तो एमएसएमई क्या है, आपकी इकोनॉमी का एक मेन ड्राइवर निकल के आ रहा है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, कौन देखता है इसको, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसको देख रही है। क्लियर है। एमएसएमई की जो नई परिभाषा आई है वो 2020 में आई है, सितंबर 2020 में। परिभाषा मैंने आपको माइक्रो के लिए भी बता दी, स्मॉल के लिए भी बता दी और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि जो नई डेफिनेशन वो किस आधार पर बनाया गया है। अब क्या है भैया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट द डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स, है ना, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विद ब्रांचेस, क्या है, विद 20 branches and above is 40% of the ANBC of CEOBE whichever is higher। अब क्या है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए है क्या मुद्दा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, भारत के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स को डिफाइन कर रखा है। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको आपकी मैकमिलन में कुल 9 सेक्टर्स दिखाई देंगे।
जिनका आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत आवश्यकता है और जहां से अधिक रोजगार जनरेट हो सकता है, ऐसे 9 सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत रखा गया, पीएसएल के अंतर्गत रखा गया। हर बैंक को जरूरी है कि वो अपने एएनबीसी का या वो अपने सीईओबीई का क्या करें, कुछ हिस्सा उस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दे, ये उनके लिए आवश्यक है। अब क्या है एएनबीसी? एएनबीसी का पूरा नाम होता है नेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सीईओबीई का नाम होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का मतलब होता है जो आप अपनी बैलेंस शीट में डिस्प्ले नहीं करते हैं, जो आप बैलेंस शीट के फुट नोट में लिखते हैं, उसको कहा जाता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्लियर है? अब इसका अलग अलग टारगेट है। अब इसका अलग अलग टारगेट है, जैसे जो सबसे ज्यादा पीएसएल का टारगेट रखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आरआरबीज का रखा गया 75%, या तो उनके एएनबीसी का या तो उनके सीईओबीई का 75% रखा गया। जो सबसे ज्यादा, जो पहले 60% था, बढ़ा के कितना कर दिया गया, उसका 75% कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपको कुल आपकी मैकमिलन की बुक में कितना दिखने वाला है, 9 जो है सेक्टर दिखने वाले हैं। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो इसमें फॉरेन बैंक्स के लिए ऐसा कोई पीएसएल फिक्स नहीं किया गया, उन पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, एग्रीकल्चर दोनों के लिए। ठीक है साहब? तो पीएसएल क्या है, इस पर मैंने आपसे बातचीत कर ली है। अब आइए देखते हैं अगला मुद्दा क्या कह रहा है। न्यू डेफिनेशन क्या है इसकी एमएसएमई की, वो मैंने आपको बता दी। एमएसएमई में माइक्रो की क्या है भैया, इक्विपमेंट और मशीनरी पर कितना, 1 करोड़, और एनुअल टर्नओवर कितना, 5 करोड़। स्मॉल के लिए कितना है भैया, इक्विपमेंट और मशीनरी पर 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर कितना है, 50 करोड़। जबकि जो इसके स्मॉल के लिए और जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उनके लिए कितना है, मशीनरी और इक्विपमेंट पर 50 करोड़ है, और एनुअल टर्नओवर एनुअल कितना होना चाहिए, 250 करोड़ तक का है। तो वह एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है? The resulting economic of the scale can boost productivity without depriving MSME of government benefits such as market support, export। अभी इस पे हम लोग देखते हैं और क्या क्या सरकार ने किया। जैसे अभी उद्यम मंत्री पोर्टल जैसी योजना चलाई गई थी, है ना। अभी आप लोग और भी बहुत सारी योजनाओं को, इन पर मैं अभी आपके इस समरी पर डिस्कस करने वाला हूं एमएसएमई के विषय में। ठीक है? अच्छा, अब आपके लिए एग्जामिनेशन में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जामिनेशन में यहां पर जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको जरूर याद रखना है कि लगभग कितने लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर में इस समय एम्प्लॉयड है। तो 120 मिलियन जो है पीपल्स हैं जो एम्प्लॉयड है एमएसएमई सेक्टर में। जब हम बात करते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में है, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में तो 45% है। ये कुछ नंबर्स आपको याद रखने हैं। एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन 2020 में आई है, एमएसएमई मंत्रालय ने जो दी, वो आपको याद रखना है। पीएसएल में फॉरेन बैंक्स के लिए कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं, तो आपको ये पता लगना है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइक्रो जो इसका सेक्टर हो गया, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है वो हो गया, उनमें एप्लीकेबल नहीं है फॉरेन बैंक्स के लिए। क्लियर है? जब सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका पीएसएल तय किया गया है, तो आरआरबीज के लिए कितना है, 75% है, या तो उनके एएनबीसी का या तो उनके जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उनका। क्लियर है? 75%, जो पहले 60% हुआ करता था, तो 60 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 75% कर दिया गया है। क्लियर है? As per the latest data, there are around 36.1 million MSME units spread across the country, and the MSME contribute approximately 11% of manufacturing GDP and 24.63% ऑफ सर्विस जीडीपी। क्लियर है? तो अब जब आप देखते होंगे कि आपकी जीडीपी में दो जो है पार्टिसिपेट करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विसेज का प्रोडक्शन, है ना। गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विसेज का प्रोडक्शन। अब गुड्स का प्रोडक्शन दो सेक्टर्स में आपके यहाँ आता है, प्राइमरी सेक्टर से, जिनमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज को रखा गया, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन सर्विस सेक्टर किसको हम लोग कहते हैं, टर्सरी सेक्टर में हम कहते हैं। तो आपका जो एमएसएमई सेक्टर है, आपको ये ध्यान रखना है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपकी टोटल जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11% का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में अकेले कितना है, लगभग 25% का, 24.63% है। क्लियर है इतनी बात? अब आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लाया गया था, 2014 में लाया गया था। कब लाया गया था, ये 2014 में लाया गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। भारत को क्या कर देना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्राइमरी मोटिव था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, भारत में एफडीआई को अट्रैक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके, देसी प्रोडक्ट्स को बनाने की बात यहां पर की गई थी। 2014 में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, भारत सरकार की तरफ से। क्लियर है? तो ये समरी आपको याद रखनी है। इन समरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। ठीक है? चलिए, अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मैं कुछ बातें आपको विशेष बता दूं। देखो, कोशिश ये है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना हो जाना चाहिए टोटल जीडीपी का, कम से कम 25%। कितना है, 25%। समरी में मेरी पूरी कोशिश है भैया कि आपको मैं सब कुछ बता दूं। क्लियर है? आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां पर बता दूं। 25% क्या होना चाहिए आपका मैन्युफैक्चरिंग किसका, टोटल जीडीपी का। और ये कब तक की बात की गई थी, ये बात की गई थी 2022 तक के लिए। ये बात टारगेट हमारा क्या सेट हुआ था, 2022 तक के लिए। अब जो मेक इन इंडिया
प्रोग्राम है, इनमें कुल 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। क्लियर है? पहला क्या है? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स। ये आपको ध्यान से रखना है। देखिए यहाँ पर से, टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो अदर सेक्टर। क्लियर है? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है यहां पर बिजनेस माइंडसेट की बात हो रही है, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ाना, है ना, ताकि वो नौकरी ढूंढने वाले, जॉब सीकर ना बने, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। क्लियर है? इस माइंडसेट को बढ़ावा देना देश के अंदर। तो ये 4 पिलर्स हैं। एग्जामिनेशन में आपको इन 4 पिलर्स को याद रखना है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, पहली बात वो किसके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, भारत को प्रोडक्शन हब बनाने की तरफ इसका सबसे ज्यादा जोर है। कितना टारगेट किया गया था 2022 में? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी का टोटल कितना हो जाना चाहिए? 25%। ये टारगेट था हमारा। क्या 4 पिलर्स हैं इसमें? तो 4 पिलर्स आपको यहां पर देखना, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स और न्यू माइंडसेट, है ना। ये 4 पिलर्स हैं जिन पर आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंडेंट है। 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। ठीक। The startup and scheme aims to support individual or business that have recently formed their own startups by offering better finance, including tax breaks and ensuring that the process of establishing a startup in India is smooth, quick, है ना। इसमें भी उसी माइंडसेट की बात की जा रही है। स्टार्टअप और स्टैंड अप, दो आप लोगों ने स्कीम सुनी होगी। अब जैसे जो स्टैंड अप स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैंड अप को लाया गया था स्पेशली फीमेल्स के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए इसको लाया गया था। उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिनिमम इंटरेस्ट पर उनको लोन देने की बात कही गई है किसमें? स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, इसका ध्यान रखना। स्टार्टअप का मतलब है स्टार्टअप में उनको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो नए इनोवेशन के साथ, जो नए बिजनेस आइडिया के साथ भारत के अंदर आ रहे हैं। भारत दुनिया में स्टार्टअप को लगाने वाला जो है, अगर आप देखेंगे तो भारत में 1 साल के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स लगाए जाते हैं। हाँ, उनमें असफल होने की दर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत स्टार्टअप में बहुत बेहतर इस समय परफॉर्मेंस दे रहा है। स्टैंड अप इंडिया को आपको ध्यान में रखना है। स्टैंड अप किसके लिए लाया गया, सवाल ये किया जा सकता है। तो जो फीमेल्स हैं और जो SC ST लोग हैं ना, यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के लोग हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो लोन की बात की गई थी वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की बात की गई थी, मिनिमम ब्याज दर पर, मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट पर बात की गई थी। आगे क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, है ना, PLI, ये बहुत ध्यान से समझिए। PLI, इसमें कुल 13 सेक्टर हैं। इसमें कुल कितने सेक्टर हैं भैया? इसमें कुल 13 सेक्टर है ना, 13 सेक्टर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुल 13 सेक्टर रखे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना कि PLI स्कीम के अंतर्गत कुल कितने सेक्टर्स हैं? इसमें कुल 13 सेक्टर्स हैं। इसमें कुल 13 सेक्टर हैं। तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना कि PLI में कितने सेक्टर्स रखे गए हैं। क्लियर है? तो कितने सेक्टर्स हैं? इसमें कुल 13 सेक्टर्स हैं। अब ध्यान से समझिए 13 सेक्टर कौन कौन से सेक्टर्स हैं। भारत सरकार इनको टारगेट किया, मतलब इनको चिन्हित किया गया है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है जॉब एम्प्लॉयमेंट के रूप में, जहां पर जॉब एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा संभावना है, जहां पर जॉब क्रिएशन की ज्यादा संभावना है, टैक्सेशन की ज्यादा संभावना है। क्लियर है? और इनको दुनिया के बाकी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटेटिवनेस, यानी इन सेक्टर्स को बाकी जो दुनिया के सेक्टर्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन में लाने के लिए इन 13 सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कुल 13 सेक्टर्स हैं। अब 2021-22 से ये इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 2021-22 के बजट में भारत सरकार ने इसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया है। कितना? 1.97 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है इस PLI स्कीम के अंतर्गत। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है ना, इसके अंतर्गत इन 13 सेक्टर्स को इंसेंटिव्स की बात की गई है इसमें। क्लियर है? तो क्या ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI इज अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एम्प्लॉयड गवर्नमेंट मेथड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, है ना, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसीडर किया गया है जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलफेयर और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। PLI आर सिंप्लीफाई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इंटरप्राइजेस टू इंक्रीज आउटपुट, है ना। तो ये क्या इंसेंटिव प्लान है ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, उनका आउटपुट बढ़ सके। करंटली PLI स्कीम कवर्स 13 सेक्टर्स, है ना, तो 13 सेक्टर को कवर कर रहा है। कितना इसमें 2021 और 22 के बजट में, 2021 और 22 के बजट में कितना अलोकेट किया गया फंड इसमें भैया? इसमें फंड अलोकेट किया गया 1.97 लाख करोड़ रुपए। इसकी शुरुआत अगले 5 साल के लिए हो रही है, 2021 और 22 के लिए। टारगेट क्या है हमारा? अगला 5 साल है, 2021 और 22 से इसकी शुरुआत हो रही है। क्लियर है? आगे देख लेते क्या। द PLI स्कीम वुड मेक इंडियन फर्म्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ये क्या बनाएगा? जो भारत की इंडियन फर्म्स हैं उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। जो बाहर की कंपनियां हैं उनके साथ कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया है। 2021-22 से इसकी शुरुआत हुई है।
फंड याद रखिएगा, टारगेट इसका कितना है अगले 5 साल के लिए, टारगेट इसका क्या है अगले 5 वर्षों के लिए है। क्लियर है? तो अब क्या क्या कह रहा है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कोर कॉम्पिटिटिवनेस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अश्योर इफिशियंसी, प्रोड्यूस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बूस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, है ना, इंटीग्रेट इंडिया इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें इंडिया को मिलाने के लिए। अब एमएसएमई के लिए उद्यम मंत्री पोर्टल की स्थापना की है सिडबी ने। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? सिडबी, सिडबी ने उद्यम मंत्री पोर्टल की स्थापना की। ये क्या है? ये एक इनेबलिंग पोर्टल है जो इन टू इन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसको? एमएसएमई सेक्टर को। क्लियर है? एमएसएमई सेक्टर को। आपकी मैकमिलन की बुक में बहुत सारी स्कीम दी गई है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, उन स्कीम्स को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए संभवतः 9 पॉइंट्स थे। हाँ, ये आपके यूनिट 4 का कुल समरी था। मोटी मोटी बात मैंने आपको सारी बता दी है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतनी बात, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।